दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी 5% टू DUCD, उसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट दो पार्ट में हमने क्या क्या सीख लिया था। फर्स्ट पार्ट में अपने आप में क्या बदलाव लाना है, और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग एंड वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जिन्होंने भी वो दोनों पार्ट देख लिए है, नाउ ऑल सेट। अब बिजनेस के लिए आप सेट हो चुके हो। अब थर्ड स्टेप क्या करना है। देखो, सब कुछ जानकारी ले ली, अपने आप में जो बदलाव लाना था वो ला लिया। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और कैसे करना है और क्या है, वो सारा भी आपने जान लिया है। अब थर्ड पार्ट क्या होगा। अब थर्ड पार्ट से हमारा एक्शन पार्ट चालू हो जाएगा। दो पार्ट तो हमारे खुद बेसिक्स थे, अब थर्ड पार्ट से एक्शन में क्या होगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वो एक लोगों का बिजनेस है, तो जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ होंगे उतना ज़्यादा हमारा ग्रोथ होगा। तो थर्ड पार्ट में हम आज क्या देखेंगे। देखो, कोई भी ये मिस मत करना पूरा वीडियो, क्योंकि पूरा का पूरा अगर देखो तो ये पार्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है आगे आने वाली भी सारी ट्रेनिंग। अगर ये पार्ट में आपको मास्टर मिल गई तो नो डाउट आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको इसमें मास्टरी लेनी है। ये पार्ट में मास्टरी लोगे तभी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। शायद वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, आप आज एक भी पार्ट ये वीडियो का एक भी मिनट मिस मत करना। तो एक्शन पार्ट में सबसे पहले क्या आता है, कॉन्टैक्ट इनवाइट। और कॉन्टैक्ट इनवाइट जैसे ही हो जाता है उसके बाद आता है शोध प्लान। आपने लोगों को कांटेक्ट किया, उनको मीटिंग के लिए इनवाइट किया, या खुद आप उनके पास जाकर आपका प्लान शो किया मीटिंग अरेंज करने के बाद। और एक बार प्लान शो करने के बाद सबसे कठिन समस्या कहाँ आती है लोगों को, वो क्लोजिंग करने के लिए, कि क्लोजिंग कैसे करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग करते टाइम बहुत सारे सामने वाले प्रोस्पेक्ट के बहाने भी होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वेरी भी होती है, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, वो क्वेश्चन आंसर राउंड में मास्टरी लेना बहुत ज़रूरी है, और लोग वहीं पर देखो प्लान भी बता देता है लोगों को, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं। तो आज हम तीनों पहलू पे बात करेंगे। देखो, कॉन्टैक्ट इनवाइट में सबसे पहले तो आपको ये ख्याल रखना है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है आपके प्रोस्पेक्ट को। देखो, आज ये बुक में भी मैंने पूरे पॉइंट लिखे हैं। पॉइंट इसलिए मैं बुक में रखा है कि शायद मैं कभी कभी क्या है, वीडियो बनाते कुछ पार्ट मेरे माइंड में रहते लेकिन आपको बताना भूल जाता हूँ। तो आज सारे पॉइंट्स ये इसके अंदर लिख के रखे हैं। देखो, प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना मतलब क्या है, उसको एक एज ग्रुप में आपको पहले तो डिवाइड करना है। आप जिसको भी मीटिंग के लिए कांटेक्ट कर रहे हो इनविटेशन देने के लिए, तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो, वो कौन सी कैटेगरी में आता है। देखिए कि मान लीजिए कि आप 18 से 24 साल के किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल कर रहे हो, तो उनके साथ क्या बात करोगे। 25 से 50 साल वालों के साथ क्या बात करोगे मीटिंग में इन्विटेशन के लिए, और जिन लोगों की एज 50 के ऊपर है उनके साथ क्या बात करोगे। देखो, ये बहुत जानना ज़रूरी है। लोग यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं, सभी को एक ही चीज़ बताते हैं मीटिंग में इनविटेशन के लिए कि हम बहुत बड़े बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एम्बिशियस लोगों की ज़रूरत है, तो आप ये मीटिंग अटेंड कर लिए फिर आगे बात करेंगे। नहीं दोस्तों, उसके सबकी अलग अलग स्क्रिप्ट होती है। देखो, फर्स्ट स्क्रिप्ट अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए मैं कोई 18 से 24 साल के लड़के को फ़ोन कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बात करूँगा। मैं उससे ये बात करूँगा कि हम एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। देखो, आज की यंग जनरेशन सारी सोशल मीडिया स्मार्टफोन पे से ही जुड़ी हुई है, और हर एक को इनविटेशन के टाइम में देखना एक एक पंच लाइन तो ज़रूर आपको रखनी है, मतलब उनकी दुखती रस को दबा देना है। अब देखो, जब मैं 18 से 24 साल के लड़के को बात करूँगा तो ऐसे बोलूँगा कि हम लोग एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पर यंग जनरेशन काफ़ी तेज़ी से बहुत ही आगे निकल रही है, और जिसके चलते वो अपने जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस है, जो आज की तारीख में जो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे एक मोबाइल फ़ोन हो गया, अच्छे गैजेट्स हो गए, कहीं पिकनिक पे जाना है, और स्कूल की फ़ीस, आपकी कॉलेज की फ़ीस हो गई। देखो, आज ये सारों के लिए आपको डिपेंड रहना पड़ता है आपके पेरेंट के साथ। लेकिन ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करने से आप अपने आप एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके चलते आपको कभी भी आपके पेरेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा।
देखो तो यहाँ पर मैंने उसके कुछ ड्रीम भी डिफाइन कर दिए कि आप अच्छे गैजेट्स, देखो आज यंग जनरेशन को अच्छी अच्छी बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब इसको मैं अगर कंज्यूमर एम्पावरमेंट बोलूँगा तो वर्क नहीं करेगा। तो उसके जो सपने थे वो मैंने उसको बताए, तो डेफिनेट वो मीटिंग अटेंड करेगा। ठीक है, देखो मीटिंग अटेंड करने के बाद क्या करना है वो सारा मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा कि एक बार उसने मीटिंग अटेंड कर ली फिर उसके साथ कैसे बात करनी है। अब देखो 25 साल से 50 साल वाला कोई बंदा है तो उसका सबसे दुखती रस क्या है? उनकी दुखती रस एक ही है कि उनकी सेविंग नहीं हो रही है। अब बंदा मैच्योर हो गया, मैरिड हो गया है, घर के खर्चे बढ़ गए हैं, मतलब पहले तो चलो जॉब करता था, कुछ बचा भी लेता था, अब 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए हैं, अब खर्चे बहुत हो गए हैं, सेविंग नहीं हो रही है। तो इन लोगों को जब मैं कांटेक्ट करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, उनको फिर मैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूं। कैसे बताता हूं कि सर हम एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर उसके चलते हम लोग कंज्यूमर में एक अवेयरनेस लाते हैं, क्योंकि जो उनकी गाड़ी कमाई है और एक ग्राहक होने के नाते कुछ बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए, और वो बेनिफिट्स शायद उनको अवेयरनेस नहीं होने के कारण वो बेनिफिट से वो लोग वंचित रह जाते हैं। तो हम कुछ ऐसे मिशन पे काम कर रहे हैं जहाँ पर एक कंज्यूमर अपने जो रोज़ के खर्चे हैं उसमें बहुत सारी सेविंग कर सकता है कुछ स्मार्ट वे से। तो क्या आप वो जानकारी लेने के लिए उत्सुक है? क्योंकि हम डेली सिर्फ 50 या 100 लोगों को ही वो मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं। तो अगर आप इच्छुक हो तो आज की मीटिंग की मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। देखो उसकी दुखती रग पे मैंने हाथ रख दी थी कि उसका सेविंग हो नहीं रहा है और जो रोज़ की वो चीज़ें खरीद रहा है उसमें से भी वो कुछ बचत कर सकता है, तो डेफिनेट वो मीटिंग में आएगा। अब अबाव 50 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? कोई ना कोई बीमारी चालू हो गई रहती है, डायबिटीज़ हो गया, हाई बीपी हो गया, तो उसको हम हेल्थ प्लान प्रमोट करते हैं, हेल्थ की मीटिंग प्रमोट करते हैं और बोलते क्या है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा खर्च अगर किसी का होता है ये एज में तो दवाइयों में होता है, हज़ारों लाखों रुपया खर्च हो जाता है। तो हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पर ना सिर्फ उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, बट जहाँ हज़ारों लाखों रुपया खर्च हो रहा है वो खर्च होना भी उनका बच जाए। तो हम इस तरीके से एक एक लोगों को आइडेंटिफाई करके उस तरीके से पिच करते हैं, ना कि हर एक को फ़ोन करते टाइम यही बोलते हैं कि हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे बात करते हैं। और सबसे लास्ट देखो वुमन एम्पावरमेंट, एक हाउस वाइफ को अगर आप फ़ोन कर रहे हो तो हाउस वाइफ का सबसे बड़ा तकलीफ़ क्या होता है? उसकी जो भी इच्छाएं है खुद के लिए कुछ खरीदी करने के लिए, लेकिन आज की तारीख में वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर है? हस्बैंड के ऊपर है या फैमिली की इनकम के ऊपर है। मतलब उसको कुछ भी चाहिए, छोटी मोटी कुछ अपनी इच्छा की चीज़, तो हमेशा उसको हाथ फैलाना पड़ता है अपनी फैमिली के पास। तो हम उनको ये भी करते हैं कि हम एक वुमन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं जहाँ पर हम एक हाउस वाइफ को इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनाते हैं, ताकि उसके चलते उनको जो भी नीड्स है जो भी है वो खुद अपने इनकम से जनरेट कर सकती है, खुद की इनकम से पा सकते हैं। तो ये देखो ये छोटा मुद्दा है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन मेरा कहने का मुद्दा सिर्फ आप पकड़िए ये पॉइंट में कि आप जिसको भी फ़ोन कर रहे हो उसकी कैटेगरी पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि वो किस एज ग्रुप का है और उसको क्या पिच सूट करेगी। तो ये खास ख्याल रखना है आपको। देखिए ये एक पॉइंट क्लियर हो गया कि कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट कैसे करना है और कौन सी कैटेगरी को कौन सी पिच करनी है। दोस्तों उसके बाद क्या आता है? शो द प्लान। देखो फिलहाल तो लॉकडाउन चालू है, ठीक है, तो ऑनलाइन मीटिंग हो जाएगी, तो अभी तो फिलहाल आपके काम काफ़ी कम हो जाएंगे, बट ये वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पे रहने वाला है और लॉकडाउन भी हमेशा नहीं रहने वाला है। तो मैं उसको ध्यान में रख के बताता हूँ शो द प्लान कैसे होगा। देखो जब भी आप किसी को प्लान बताने जाते हो, किसी के घर पे जाते हो या कहीं पे आपने और जगह पे भी इनवाइट किया है या उसके घर पे है या आपके घर पे, आपका प्लान मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। जितना ज़्यादा लंबा प्लान करोगे, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बताओगे, उतना ज़्यादा ही वो चांसेस कम हो जाएंगे वो प्रोस्पेक्ट का आपके साथ जुड़ने के लिए। देखो फर्स्ट टाइम में आदमी हमेशा यही सोचते रहता है कि ये जो बता रहा है ये सब कुछ मुझे भी आगे लोगों को बताना पड़ेगा और इतना सारा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, आधा पौना घंटा मेरी कोई ताकत नहीं है इतना बोलने की। हमारे लीडर्स हमेशा बोलते हैं कि प्लान हमेशा स्टूपिड एंड सिंपल,
इस तरीके से प्लान बताओ कि वो आदमी सोचे अरे वाह ये तो इतना आसान है। देखो मेरा प्लान हमेशा कंज्यूमर वाला ही प्लान रहता है। मैं जब भी किसी को जब फर्स्ट टाइम प्लान बताता हूँ तो कोई डायरेक्टर बोनस या बिजनेस बिल्डिंग बोनस LOB ये सब के बारे में बात ही नहीं करता हूँ। मैं सिंपल 4-5 जो बेनिफिट्स है एज ए कंज्यूमर के, बस उतने बेनिफिट्स बता के प्लान क्लोज कर देता हूँ। मतलब हार्डली 10-12 मिनट में मेरा प्लान ख़त्म हो जाता है। प्लान तो बता दिया, लेकिन उसके बाद क्या ज़रूरी है? देखिए प्लान बताने के बाद आपके पास एक मैजिक बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैजिक बॉक्स किस चीज़ का? अपने सारे प्रोडक्ट्स के, अपने प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट्स के जो इसमें से एक आध प्रोडक्ट का आप उनको डेमो बता सको, जैसे फ्लैक्स ऑयल हो गया, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसका आप उनको फील करवा सको। टैल्कम पाउडर हो गया, परफ्यूम हो गया, तो उनको फील करवाइए कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी के, किस क्वालिटी के हैं। देखो तभी थोड़ा बिलीफ भी आएगा ना। अगर आपके पास मैजिक बॉक्स ही नहीं है तो सारा कुछ बता दिया, उसको अच्छा भी लगा, लेकिन मन में फिर भी उसको एक डाउट रहेगा कि ना जाने प्रोडक्ट कैसे हो गए। तो प्रोडक्ट का मैजिक बॉक्स भी 110% आपके पास होना चाहिए, और बेसिक टूल्स तो हमेशा आपकी बैग में होने ही चाहिए। प्रोडक्ट की छोटी कैटलॉग होनी चाहिए आपके पास, और बिजनेस के सक्सेसफुल लीडर लोग के बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि उसके चलते आप उनको बता सको कि देखिए ये लोग हैं। कार अचीवर्स की बुक होनी चाहिए आपके पास, लीडिंग लेडीज़ वाली बुक होनी चाहिए आपके पास। कुछ टेस्टिमोनियल भी तो बताने पड़ेंगे कि आप जो बोल रहे हो वो सच में वाकई में हो भी रहा है। तो किस तरीके से बताओगे? जब आपके पास वो बुक्स होगी कि देखिए इन लोगों ने कार अचीव की है, एक साधारण इंसान था, ये सिंपल हाउसवाइफ थी। तो देखो जो दिखता है वो बिकता है। अब दिखाओगे नहीं तो उसको बिलीव भी नहीं आएगा कि आप क्या बोलने जा रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप जब भी किसी के पास जाते हो आपका एक अटायर, मतलब आपका जो लुक्स है प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टी-शर्ट पहन के चले गए, जीन्स डाल दिया और हाथ में वो प्लास्टिक की थैली लेके चले गए। मतलब वो मालूम वो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आती है, वैसी थैली रहती है जनरली लोगों के पास। मतलब वो आदमी भी इरिटेट हो जाए। आप प्लान बताने के लिए वो एक चोपड़ी निकालते हो और वो थैली का 10 बार आवाज़ आ रहा है। नहीं दोस्त, एक वेल होना चाहिए आपका अटायर। कैसे होना चाहिए? एक फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सूट वूट पहन के चाहिए। एक अच्छा प्लेन शर्ट, अच्छा फॉर्मल पैंट, शूज़। बहुत लोगों को देखा स्लीपर पहन के भी चले जाते हैं लोगों को प्लान बताने के लिए। अंदर से बिलीफ ही नहीं है। डाउनलाइन ने बोला था ज़बरदस्ती से कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा। उसको मालूम है कोई जुड़ता तो है नहीं, चले जाते, वो भी खुश हो जाएगा। नहीं दोस्त, ये सब नहीं चलता है। जब भी आप किसी को प्लान बताने जाओ तो आप एक वेल ड्रेस होने चाहिए। आपका अटायर एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और आप जो बैग कैरी कर रहे हो वो भी एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ना कि वो फटी टूटी कोई प्लास्टिक की थैली होनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी एक ख्याल रखना है कि ये देखो, ये ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट क्या था? कॉन्टैक्ट इनवाइट कैसे करना है। कॉन्टैक्ट करते टाइम आपको क्या क्या ख्याल रखना है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी को क्या पिच करना है। सेकंड, शो द प्लान। आपका प्लान हमेशा 10-15 मिनट का होना चाहिए। आप खुद एक वेल ड्रेस होने चाहिए, अच्छी आपकी बिजनेस की बैग होनी चाहिए, आपके पास बिजनेस टूल्स होने चाहिए, और आपके पास एक मैजिक बॉक्स भी होना चाहिए प्रोडक्ट का। और सबसे लास्ट बात आती है क्लोजिंग की। देखो क्लोजिंग में ज़्यादातर लोग ये सब, देखो आज की वीडियो का सबसे मेन पार्ट अगर बोलो तो यही है क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग पे आपकी मास्टरी आ गई तो फिर तो बल्ले बल्ले है। आपको फिर ज़्यादा पीछे देखने की ज़रूरत नहीं। प्लान क्या है, कैसे बताए, उससे कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने क्लोजिंग ढंग से की है कि नहीं। क्लोजिंग में देखो 2 कैटेगरी में मैंने उसको डिवाइड किया है। एक तो प्लान बताने के बाद लोगों के बहाने होते हैं, और दूसरा एक तो जेन्युइन क्वेरी होती है। बस ये 2 ही होता है। तो देखो बहाने को मैं ना, जो भी बहाने होता है उसमें मैं सामने एक सवाल करता हूँ, ना कि तुरंत उनके बहाने के ऊपर कोई रिएक्ट करता हूँ। और जो क्वेरी होती है उसमें मैं फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। लास्ट में मैं बताऊँगा कि वो कहाँ से मैंने देख के यूज़ किया है। देखो 2 पार्ट में, एक तो बहाने होते हैं, एक तो क्वेरी होती है जेन्युइन। बहाने में देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला हमेशा सबसे मेन बहाना लोगों का यही होता है, मेरे पास टाइम नहीं है। अब जैसे उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, आप लोग क्या रिएक्ट करते हो?
देखो 95% लोग यही बोलते हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो बस दिन के 1-2 घंटा देना है, चलो वो भी नहीं है तो सिर्फ आप संडे को काम कर लेना, हो जाएगा, बाकी सब हम आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। यही रिएक्शन होता है आपका। लेकिन देखो, मैं हमेशा सवाल के ऊपर सवाल ही डाल देता हूँ। देखो, एकदम कोई क्लोज फ्रेंड है, देखो कभी भी किसी को सवाल कुछ भी करो तो किसी का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये प्लान मैं मेरे किसी क्लोज फ्रेंड को बता रहा हूँ और उसने बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सामने उसको तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक सवाल कर लेता हूँ। क्या पूछता हूँ मैं उसको? मान लीजिए मेरे दोस्त का नाम विकी है, जैसे उसने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उसको पूछता हूँ, विकी आज तेरे पास टाइम नहीं है, वो तेरा अचीवमेंट है या तेरी मजबूरी है? देखो, थोड़ा पिंच होता है ना। अगर तेरी अचीवमेंट है तब तो सही बात है, लेकिन एक मजबूरी है तो सोचने वाली बात है। और नॉर्मल केस में हम क्या बोलते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल के बाद भी आपके पास टाइम होगा? जवाब ना ही होगा उनका। तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे अपने को बाहर आना चाहिए, फैमिली के एक क्वालिटी टाइम देना चाहिए? जैसे आज आपने बताया आज आपके पास टाइम नहीं है और आपको लगता है कि आने वाले 5-10 साल के बाद भी आपके पास टाइम नहीं है, तो इसी के चल के तो ये बिज़नेस है। यहाँ पर आपको टाइम, मनी, सिक्योरिटी तीनों चीज़ एक साथ में मिलती है। और देखो, ये एक बुक मैं हमेशा मेरे बैग में रखता हूँ, टाइम मैनेजमेंट। ये बुक मैं निकाल के उनको दिखा पाता हूँ, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट की, देखो सर अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, लेकिन जनरली हम जब हमारा कैलेंडर सेट करते हैं, लेकिन मानो या ना मानो 2 या 4 घंटे तो हमेशा सभी के पास होते ही है। सिर्फ वो मैनेज कैसे करने वो हमारे के ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर हमारे सिस्टम सिखाती है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। तो देखो, इस तरीके से सवाल के ऊपर एक सवाल डाल देता हूँ, पहले उनसे आंसर लेता हूँ, फिर ये सब बातें करता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा बहाना क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पर तो लोग अटक ही जाते हैं कि सर अब इसका तो क्या जवाब दें हम, अभी जब उसके पास पैसे ही नहीं हैं तो बात ही कैसे आगे बढ़ेगी। तो देखो, हमारा उसके ऊपर क्या होता है, देखो रिएक्शन क्या होता है, हम तो तुरंत वो बात हंस के ही निकाल देते हैं, अरे वाह ये तो कोई समस्या ही नहीं है। हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो कोई समस्या ही नहीं है। क्योंकि देखो, जैसे मान लीजिए कि फ़िलहाल आज आपके पास, देखो क्लोज़ फ्रेंड होगा तो मैं अलग से भी बोलूँगा। अगर मेरा कोई क्लोज़ फ्रेंड है तो मैं बोलूँगा कि विकी अगर आज तेरे पास ये बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए 2-4 हज़ार रुपये नहीं है, मतलब कि तेरे पास सेविंग बिल्कुल भी नील है, तो तुझे क्या नहीं लगता कि इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए? ये सवाल होता है मेरा। सीधी बात है ना कि अगर बंदा इतने टाइम से काम कर रहा है और बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए उसके पास 2-4 हज़ार रुपया भी सेविंग नहीं है, तो सबसे पहले ये सोचने वाली बात है। लेकिन नॉर्मल केस में, क्योंकि मेरा फ्रेंड है तो उसका ईगो हर्ट नहीं होगा, लेकिन मेरा कोई प्रोस्पेक्ट के साथ हूँ तो मैं उनको ये नहीं बोल सकता, शायद ये बोलने पे उनका ईगो हर्ट हो सकता है, तो मैं इस तरीके से नहीं बात करता हूँ। हम ऐसे बोलते हैं कि ये सर ये तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने ये बिज़नेस ज्वाइन नहीं किया फ़िलहाल, फिर भी हर महीने आप सामान तो कहीं ना कहीं से लाने ही वाले हो, और जहाँ तक मेरा मानना है आप सामान कहीं से भी लोगे वो फ्री में तो मिलने वाला नहीं है, मतलब पैसे तो आपको वहाँ पर भी देने हैं चाहे आपके पास है या नहीं है। तो सेम यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, आपको जो सामान लेना है आपको सिर्फ उसी के पैसे देने हैं, और वैसे भी वो तो आप कहीं ना कहीं देने ही वाले थे, तो ये भी एक समस्या नहीं है, उसके ऊपर भी आंसर कर सकते हैं। हाँ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है हमारा, अच्छा होगा ये बुक मैंने हाथ में रखी है। जब भी कोई बहाना बनाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले आपको उनको पूछ लेना है कि सर बस यही एक रीज़न है आपका बिज़नेस ना ज्वाइन करने का, या और भी कोई कारण है? बस इतना बोल के पहले रुक जाना है। तो जनरली जिनको जेन्युइनली सच में इच्छा है वो तो बोलेगा नहीं बस यही रीज़न है, और जिसको टाल मटोल ही करना है तो 2-4 और भी ऐड कर देगा उसके अंदर, चाहे उतना उसको ऐड करने दो उसके अंदर। फिर आप उनको बोलो कि सर इसका अगर मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे दूं लीगल और एथिक वे से,
फिर तो कोई समस्या नहीं है आपको बिजनेस ज्वाइन करने में। अब देखो आपने पहले उसको रेडी कर लिया कि अगर उसके क्वेश्चन के उनके क्वेरी को आपने सॉल्व कर दिया तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सवाल करो, धड़ाधड़ उसके आंसर देने के पहले उसका जो भी बहाना है, जो भी क्वेरी है, उसमें पहले सवाल कर लो आप कि सर अगर यही सिर्फ है रीज़न और इसका मैं अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे दूं तो फिर तो आपको कोई तकलीफ नहीं है बिजनेस ज्वाइन करने में। और डेफिनेट वो उस टाइम में फिर हाँ बोलने की उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसने जो सोचा था वो तो बोल ही दिया था पहले ही। अब किस मुंह से आपको मना करेगा। ठीक है, देखो तीसरा बहाना क्या होता है सबका, ये महीने का सामान तो हमने ले लिया है। आता है, ये भी बहुत लोगों को आता है ना, ये महीने का सामान तो हमने ले लिया है। तो दोस्तों आपको इसमें ये बोलना है कि सिर्फ हमारे पास पर्सनल केयर, होम केयर के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट है। नेक्स्ट मंथ से आप जो आपके रेगुलर प्रोडक्ट है वो लेना स्टार्ट कर सकते हो, बट फिलहाल आप एज ए बिजनेस स्टार्टअप ये बाकी के कैटेगरी के प्रोडक्ट आप ले सकते हो, जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्री हो गया। तो इस तरीके से भी आप उनको बता सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो डेली है, कि हमारे पास तो बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, चौथा बहाना क्या होता है, मेरे बच्चे छोटे हैं। ठीक है ना, बहुत जन ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं कि सर आज की तारीख में बाज़ार में अगर आप देखो, दुनिया में देखो कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब कर रहे हैं तो वो केस में वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को बेबी सिटिंग में रखते हैं। लेकिन हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आपके बच्चे को आपको बेबी सिटिंग में रखना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ मिलके अगर इक्वली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, समझ लो भाभी जी कुछ 4 दिन 2-3 दिन आप, तो ये कोई समस्या नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि डेली आपको हस्बैंड वाइफ को सारे मीटिंग अटेंड करने आना है, सब कुछ करना है। घर में बच्चा छोटा है, कभी आपने मैनेज कर लिया, कभी वाइफ ने मैनेज कर लिया। 24 घंटों तो दोनों को बच्चे के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक समस्या का समाधान आप दे सकते हो। देखो जनरली ये सब आधे ज़्यादा लोग झूठ ही बोलते हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं। अरे बच्चा छोटा है तो आपको दोनों को थोड़ी एक साथ में उसके पास हमेशा बैठना है। कभी वाइफ ने संभाल लिया, कभी हस्बैंड ने संभाल लिया। ठीक है, सोच कर बताऊँगा। होते हैं ना बहुत जन, प्लान देख लिया, सब कुछ मज़े लूट लिए और बाद में लास्ट में बहुत गुस्सा आता है आप लोगों को जब कोई बोलता है कि सोच के बताऊँगा। सोच कर बताऊँगा मतलब क्या होता है, आप एक सामने क्वेश्चन कर दीजिए, क्या सोचना है आपको। उस क्वेश्चन आप उसको करो, क्या सोचना है सर आपको। अब 2-5-10 सेकंड के लिए तो वो खुद पॉज हो जाएगा कि अब मैं इसका क्या आंसर करूं। नहीं, वो थोड़ा देख लेता हूँ, बिजनेस प्लान थोड़ा शांति से समझ लेता हूँ, ये वो। ठीक है बात सर, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या सोचना है आपको। देखो आप जब सोचने बैठोगे और इसके ऊपर डीप स्टडी करोगे तो शायद ये बिजनेस प्लान के आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके चलते के आप आस पड़ोस में पूछने जाओगे और मे भी उनके पास भी इसका कोई नॉलेज नहीं है, तो शायद आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले। फॉर एग्जांपल देखो, मुझे क्रिकेट की कोई नॉलेज लेनी है और मैं शाहरुख खान के पास पहुंच गया, तो शाहरुख खान मुझे स्ट्रेट ड्राइव कैसे लगाना है, कवर ड्राइव कैसे लगाना है, वो थोड़ी सिखा पाएगा। उसके लिए मुझे तेंदुलकर के पास ही जाना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरीके से भी अगर सोचना है तो मैं भी हम 1-2 दिन बाद वापस बैठे कि आप थोड़ा सोच लीजिए, लेकिन अगर कोई क्वेरी है तो क्वेरी का आंसर मैं या मेरे लीडर ही आपको दे पाएंगे। तो इस तरीके से बताना है। अब देखो आता है फिर क्वेरी के ऊपर आता है। देखो क्वेरी कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें तो आपने समझ लिया कि अगर बहाने हैं तो सामने सवाल करना है। देखो इसके ऊपर मैं लास्ट में बताऊंगा, ये जो बुक है सवाल ही जवाब है। ठीक है, हमने भी इसमें से सीखा है कि लोगों का क्या रिएक्शन होता है तो हमें क्या आंसर करना है। आंसर नहीं करना है, सामने क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था कि ये बुक क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद आता है क्वेरी। उसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फील फेल्ट फाउंड। सबसे पहले क्वेरी क्या रहती है, प्रोडक्ट महंगे हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट महंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, सर आप 100% राइट हो। क्या बोल दिया, सर आप 100% राइट हो। मतलब उसके सेंटेंस को मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और जनरली आप लोग क्या करते हो, तुरंत बताना चालू कर देते हो, नहीं सर आपको ऐसा लगता है लेकिन इसमें फ्री प्रोडक्ट भी मिलते हैं, कंसिस्टेंसी बेनिफिट भी मिलती है, ये होते हैं, टोटल 50% डिस्काउंट हो जाता है। वो क्यों मानेगा आपकी बात।
आपने उसकी बात मानी नहीं मानी, आपने उसको काट दिया। आधे सेंटेंस में आधे लोग तो काट डालते हैं। जैसे वो प्रोडक्ट महंगा, बस उतना ही बोलता है, तुरंत ये बोलना चालू कर। अरे बी अ लिसनर, जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपका। बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। ये भी एक रूल्स आप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में ख्याल रख लेना। जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा तरक्की करोगे, और जितना ज़्यादा बोलोगे उतना कम तरक्की करोगे। सुन लो, उसके मन की जो भी भड़ास है उसको पहले निकाल लेने दो, ताकि उसके बाद उसके पास बोलने का कोई मौका ही नहीं रहे। तो सबसे पहले फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। देखो, आप अगर मेरे वीडियो के कमेंट्स में भी देखोगे, बहुत जन नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं, और मेरा आंसर क्या रहता है, सबसे पहले मैं उनकी बात को एग्री कर लेता हूँ 100%। देखो, जब आप किसी को सरेंडर कर देते हो, उनकी बात को एग्री कर देते हो, तो वहाँ पर से एक बात को आप क्रॉस कर देते हो, आर्ग्यूमेंट को। क्योंकि अब जो होगी वो डिबेट होगी, आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपने तो सरेंडर कर दिया, उसकी बात को आपने एग्री कर लिया है। और लोग आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, और आर्ग्यूमेंट का कभी कोई एंड होता ही नहीं है। फील फेल्ट फाउंड, आप 100% राइट हो। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने ध्यान से ये बिजनेस प्लान को देखा और समझा, तब मुझे समझ में आया कि भले शुरुआती दौर में हमें ये प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो भी प्राइस से हम ये प्रोडक्ट लाते हैं, उससे तकरीबन आधी कीमत पे ये प्रोडक्ट हमारे घर में आते हैं। और उसके बाद वो कंसिस्टेंसी, फ्री प्रोडक्ट, फलाना दिखना, जो भी है वो उसको समझा, तब वो बंदा आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपने उसकी बात को एग्री कर लिया था। तो हमेशा ये आप फॉर्मूला यूज़ करो। देखिए, प्रोडक्ट महंगे, उसका आप एक दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि सर, आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो, वो ऑफिस के प्यून के लिए एक साइकिल लेना महंगा है या सस्ता है? शायद उसके लिए वो महंगा है, लेकिन आपके लिए सस्ता या महंगा है? आपके लिए सस्ता है। लेकिन आपको अगर बाइक लेनी है तो आपके लिए बाइक खरीदना महंगा है, बट आपके मैनेजर के लिए बाइक खरीदना सस्ता है। लेकिन मैनेजर को कार खरीदना महंगा है, लेकिन आपके मालिक को कार खरीदना सस्ता है। तो देखो दोस्तों, ये महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी इनकम के ऊपर। अगर हमारी इनकम अच्छी खासी है तो कोई भी चीज़ सस्ती या महंगी नहीं होती है। तो ये भी एक एग्जांपल आप दे सकते हो। दूसरे बाद आता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। तो देखो, आप उनको ये बता सकते हो तुरंत, लाइव एग्जांपल, कि मान लीजिए कि सर मुझे खांसी है, तो आप मुझे क्या रेकमेंड करोगे? ग्लाइकोडिन। देखो, आपने कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन कर दिया बिना किसी स्वार्थ के। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। आपको कोई स्वार्थ रख के नहीं, बस निस्वार्थ भाव से लोगों को बात करनी है कि हमने एक शॉप चेंज की है और हमें ये बेनिफिट्स हुए हैं। वैसे भी आप कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रमोशन कर ही रहे हो। तो यहाँ कोई स्पेशली जाके बात नहीं करनी है। जो भी आपके संपर्क में सामने से आते हैं, आपको बस ये कंसेप्ट शेयर करना है। और वैसे भी सिस्टम पूरे सिखाती है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक पूरा डिज़ाइन सिस्टम है। तो लोगों से कैसे बात करना है, क्या बात करना है, वो वहाँ पर आपको पूरा ट्रेनिंग मिलता है। और लास्ट, ये एक चेन सिस्टम है। तो देखो, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पे रखी है कि अगर ध्यान से अगर हम देखें तो हम भी किसी ना किसी के चेन में तो जुड़े हुए ही है। सर, आज आप जहाँ से भी सामान लाते हो, वो बनिया की दुकान हो या शॉपिंग मॉल हो या डीमार्ट हो या कोई भी हो, आप भी उसके एक चेन सिस्टम में हो, आप उसके कस्टमर की चेन में हो। वो लोग जहाँ से सामान लाते हैं वो उनके एक चेन सिस्टम में है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के चेन सिस्टम में है, और वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर को मैन्युफैक्चरर के चेन सिस्टम में है। तो दोस्त, आज भी हम जहाँ पर काम कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक चेन सिस्टम में ही काम कर रहे हैं। तो देखो, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ आपको 2-3 चीज़ बता के ये वीडियो आज एंड करूँगा कि देखिए, आप जब भी जाओगे किसी के पास, आपके बैग के अंदर ये 3 बुक तो होनी चाहिए। सवाल ही जवाब है, टाइम मैनेजमेंट। देखो, ये 2 बुक तो आपको खरीदनी पड़ेगी। और ये जो बात है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैंने कुछ ही क्वेश्चन के आंसर इसमें दिए, लेकिन इसमें तकरीबन 40 से 50 बहाने और क्वेरी के आंसर है। तो ये जो बुक है, ये मेरे पास अवेलेबल है PDF के माध्यम में। तो इसकी लिंक मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये बुक आपको कहीं से भी खरीदनी नहीं है,
बस आपको 5 बार 10 बार ये पढ़ लेनी है। सिंपल, तो सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो भी क्वेरी है, जो अभी भी शायद ये वीडियो में मैंने कवर नहीं की है, वो सारी क्वेरी ये इसमें से सॉल्व हो जाएगी। और जो भी बाकी के मैंने बताए थे वो सारा कुछ इसके अंदर है, सवाल ही जवाब में। तो ये बुक अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी ले लेना, इसकी भी मैं लिंक रख दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही था। कल से हम एक कोर ट्रेनिंग के ऊपर बढ़ रहे हैं कि नेटवर्क कैसे फिर आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे। और सबसे जो एंड वाला पार्ट है, मैंने सोचा है सोशल मीडिया पे रखूँगा। तो आज बस यही था। वीडियो बहुत लंबी बन गई है, लेकिन देखो मुझे बहुत ज़रूरी भी लगा कि ये सारे पॉइंट आज कवर करने बहुत ज़रूरी थे। शायद एंड तक कोई वीडियो देखे या ना देखे, लेकिन जिन्होंने भी एंड तक देखी है शायद उनको ये बहुत मदद रूप हुई रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।